सभी साथियों को नमस्कार। एक बार बता देंगे आवाज़ आ रही है तो। आवाज़ अगर क्लियर आ रही है तो बता देंगे एक बार, क्योंकि हो सकता है गूंज रही हो आवाज़ थोड़ी। जी नमस्कार यशवंत जी। एक बार शेयर कर दीजिए, क्योंकि अभी लोग नहीं जुड़ पाए। फिर मैं शुरू करता हूँ। जी सभी साथियों को नमस्कार। और इसको आप शेयर करते रहें साथ साथ, और मैं अपने लाइव को शुरू करता हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है। मैं भी ऑफिस में जी एरिया में आके बैठा हुआ हूँ। आप देख लीजिए, इधर कोई नहीं होता है शांति की वजह से, क्योंकि बाकी एरिया में लोग आते जाते रहते हैं। आप लोग भैया लगे रहिए, ईमानदारी से वर्क करिए, सब लोग आपके साथ हैं। जी बिल्कुल सुशीला जी, सर आप वाकई बहुत मेहनत कर रहे हैं। संजय चौरसी आ रही है आवाज़, ठीक है। आपका बहुत बहुत सुशीला बहन जी हमारे साथ आज से नहीं, रिजर्वेशन मैटर से लगी हुई हैं और बहुत मेहनत करी थी बेचारी ने। इन्होंने कोरोना के टाइम पे बहुत दुख की घड़ी झेली थी। तो मैं शुरू करता हूँ। देखिए सबसे पहले पॉइंट पे मैं आता हूँ कि जो अभी हमारा चल रहा है, जो मैटर हाई कोर्ट में चल रहा है लखनऊ में जो आप सब लोग देख सकते हैं, मैंने अभी एक पोस्ट भी किया था। हमारा जो मैटर लगा हुआ है कोर्ट नंबर 18 मिस्टर पंकज सर की बेंच में 1 नंबर सीरियल पे लगा हुआ है। तो फिर से सुनवाई जो होगी हमारी मॉर्निंग के टाइम पे ही 10:30 बजे के आसपास नंबर आ जाएगा। मैंने अभी फ्रेश केस नहीं देखे हैं, लेकिन उसमें हमारा एडिशनल में 1 नंबर पे लगा हुआ है। तो 10:30-11 बजे जो भी आएगी सुनवाई का नंबर आएगा। प्रशांत जी, प्रदीप भाई आज इलाहाबाद में क्या हुआ, बिल्कुल अभी मैं बताऊंगा प्रशांत भाई, सभी टॉपिक को कवर करूंगा। तो हमारा जो 1 नंबर सीरियल पे लगा हुआ है लखनऊ में, और उसको हम लोग सुबह में ही चांसेस हैं कि 10 बजे कोर्ट स्टार्ट होती है, 10:30-11 बजे तक नंबर आ जाएगा। अभी हम लोग जो सहयोग के लिए इतने दिन से बोल रहे हैं, लगातार आप लोग देख रहे होंगे, लगातार आप लोगों के बीच में सारे के सारे स्क्रीन। अगर आप लोगों को बिल्कुल लगता है कि किसी भी तरह की कोई भी ईमानदारी बरती नहीं जाएगी, या फिर किसी तरह का कोई भी संदेह है, तो आप मेरे नंबर पे हमेशा कॉल कर सकते हैं। कभी भी ओपन है, टीम के किसी भी साथी को कभी भी कॉल करें, ठीक है। ईमानदारी के साथ पूरे तरीके से केस को लड़ा जाएगा, और 1 भी रुपए को इधर उधर बिल्कुल भी नहीं किया। पहले शुरू से ही नहीं किया हम लोगों ने, कभी आज तक नहीं किया है। जो बीच में र्यूमर्स आए आप लोगों के सामने तमाम तरह के, देखिए आते रहेंगे। कभी कभी क्या होता है, उधर नेटवर्क नहीं आ रहा था फ़ोन में, इसलिए मैं थोड़ा बाहर की साइड जा रहा हूँ। उधर शायद चेहरा थोड़ा कम हो रहेगा, लेकिन उधर नेटवर्क सही नहीं आता था। तो मैं वही बोल रहा था, देखिए अभी तक हम लोग जो भी काम करते आ रहे हैं, पूरी पारदर्शिता के साथ आप लोगों के सामने शेयर किया गया है। शेयर करने के बाद फिर भी कुछ चीज़ें जो सामने आईं, उन सब चीज़ों को, पिछली चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने फिर से दोबारा अकाउंट जारी किया है। अगर अभी आप लोग देखेंगे तो अभी तक सारे के सारे स्क्रीनशॉट आपके सामने शेयर किए जा रहे हैं। अगर उसके बाद भी अगर किसी को किसी भी तरह की कोई शंका है तो आप मुझे बेधड़क फ़ोन करें कभी भी। अभी मैं अगर लीगल पॉइंट्स की बात करूं, देखिए जिन साथियों ने, जो भी हमारे साथ के साथी हैं जो कोर्ट केस को लीड कर रहे हैं पहले से, उन्होंने आपसे पैसे लिए, सभी लोगों से पैसे मांगे गए, और सभी लोगों ने भरपूर तरीके से सहयोग भी किया उसमें। मैं मानता हूं कि सब बहुत एक अच्छा अमाउंट आप लोगों ने कलेक्ट करके दिया था।
इतने में हमारा केस निकल जाना चाहिए था। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हमें ज़रूरत थी उस टाइम पे, जब मार्च उस टाइम पे हमें मात्र 5-6 लाख रुपए की और ज़रूरत थी केस को ख़त्म कराने के लिए, लेकिन हमारे उस टाइम पे उतना पैसा कलेक्ट नहीं हुआ, या फिर कुछ लोगों के बीच में भ्रांतियाँ फैलाई गई केस को खींचने के लिए। वो एक तरीका था, या आप जो भी समझ सकते हैं, या पैसे कमाने का एक मोटिव था, व्हाटएवर इज़ दैट। तो मैं अभी उन सब चीज़ों पे नहीं जाना चाहूँगा। अभी आप जब सभी लोगों ने पैसा दिया, पैसा देने के बाद बार बार नेटवर्क दिक्कत कर रहा है। आप सभी लोगों ने पैसा दिया, पैसा देने के बाद एक पिटीशन इलाहाबाद में फ़ाइल की गई थी। हाँ, नेटवर्क बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है एक्चुअली, और इधर बारिश बहुत ज़्यादा हो गई तो नेटवर्क बहुत दिक्कत कर रहा है, नेटवर्क सही से नहीं आ रहा है, अभी भी बारिश बंद नहीं हो रही है। तो उस सब के बाद एक पिटीशन इलाहाबाद में फ़ाइल की गई, अभी सही आ रहा होगा शायद। पिटीशन इलाहाबाद में फ़ाइल करने के बाद उस पर किसी तरह का कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। जब पिटीशन फाइल की गई थी तो हमारे पास पिटीशन आई थी, वो उस पिटीशन में किसी तरह की कोई भी दमदारी नहीं थी। अगर आपको पिटीशन ही डालनी थी तो मैंने भी एक बार सजेशन दिया था, इलाहाबाद में हम लोग बैठे हुए थे, कि अगर आप कम से कम बाहर करने की बात कीजिए, आप हमारी नियुक्ति की बात कीजिए, लेकिन उसमें किसी भी तरह का कोई भी बेस नहीं बनाया गया। नतीजा ये हुआ कि वो पिटीशन को जज ने कोई वैल्यू नहीं दी। आज उसकी सुनवाई थी। सुनवाई के दौरान अभी ऑर्डर आप सब लोगों के सामने आ गया है, आप सभी लोगों ने देखा भी होगा। उस पूरे ऑर्डर में जनरल के जो वकील थे, विपक्ष के जो हमारे वकील थे, वो सभी हावी दिखाई दिए, सभी कंटेंशन उन्हीं के नोट कराए गए हैं आज। और उस केस में जिन वकील साहब को हायर किया गया था उनका कोई कंटेंशन नहीं है उस ऑर्डर में। इसका मतलब वो आज अपीयर ही नहीं हुए थे। प्रभाकर अवस्थी साहब को इस केस में हायर किया गया था और उनकी जो फीस है बहुत न्यूनतम फीस लेते हैं पर डे के 20,000 रुपये या मैक्सिमम 25,000 रुपये। इतनी फीस के बावजूद भी आप लोग उनको अपीयर नहीं करा रहे हो। मतलब आप क्या चाह रहे हो कि वहाँ से 6800 खारिज हो जाए? अगर आपने पिटीशन डाली वहाँ पे तो आपको वहाँ पे अपना पक्ष भी रखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। नतीजा ये हुआ है कि जो हम लोगों की पिटीशन थी वहाँ पे डाली गई, उस पिटीशन को जनरल वाली पिटीशन के साथ टैग कर दिया गया और साथ में कोट भी कराया गया कि आप 69,000 के एक्सेस में भर्ती नहीं कर सकते। ये प्रीवियस ऑर्डर इलाहाबाद का बेंच का है, उसको कोट भी कराया गया है। मतलब आप उसमें कुछ भी नहीं करा सकते अब इलाहाबाद में। अभी तक क्या होता था, इलाहाबाद वाले जो जनरल के केसेस थे हम उनको देख रहे थे। हम लोग कैसे भी करके अपने वकील भेज करके, छोटा मोटा जैसा भी वकील हमारे पास अवेलेबल होता था, हम उन वकीलों को भेजकर उसमें लंबी लंबी डेट लगवा देते थे। लेकिन जब से अब ये याचिका टैग हो गई, जो केस हमने लगवाए हुए थे लंबे लंबे 3-3 महीने की डेट लगवाई हुई थी उनमें, वो भी ऊपर आने लगे। अब वहाँ पे दोबारा से फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, जो हम लोगों ने वहाँ पे अपने फेवर में सब कुछ करके रखा हुआ था। तो ये सब नुकसान हुआ हमारा, लेकिन जो पैसा लिया गया उसका यूटिलाइज नहीं हुआ उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं। देखिए, मैं किसी को मैं गलत नहीं बताना चाहता, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये गलतियाँ की जा रही हैं, लेकिन इन गलतियों का नतीजा क्या होगा? इन गलतियों के नतीजा ये होगा कि उनके ऊपर तो कोई आँच आने वाली है नहीं, क्योंकि वो लोग चाहते ही यही है। आँच आ रही है मेरे ऊपर, आपके ऊपर, 6800 में सिलेक्टेड बाकी लोगों के ऊपर। नियुक्ति पे खतरा मंडरा रहा है तो सबकी नियुक्ति पे खतरा मंडरा रहा है, तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो रही है। आपके पास इतना पैसा था, आपने वकील को क्यों नहीं भेजा? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। अगर आप कुछ करना भी चाह रहे थे, नहीं करना चाह रहे थे, मुझे नहीं पता व्हाटएवर क्या उसका आपका रीज़न था, लेकिन आपने वकील तक नहीं भेजा, वहाँ पे आपका कंटेंशन तक नोट नहीं हो रहा है, तो आप कैसे लड़ेंगे केस? क्या ये केस लड़ने का तरीका होता है? ये पैरवी होती है? अभी फ़िलहाल हम लोग लखनऊ बेंच का केस देख रहे हैं। लखनऊ बेंच में 18 नंबर पे सीरियल नंबर 1 पर 18 नंबर बेंच में
मिस्टर पंकज भाटिया की बेंच में। सीरियल नंबर 1 पे आपका केस लगा हुआ है। सीरियल नंबर 1 पर सुनवाई संभवतः 10:30-11 बजे हो जाएगी। फ्रेश केसेस के ऊपर डिपेंड करता है। और उसमें जो लास्ट हियरिंग में हमारा मुद्दा बना था वो बना था मोहिनी तिवारी का। मैं आपको अभी मेरे पास पिटीशन आई है मोहिनी तिवारी की। मैंने सरकार के वकील से बात करके उनसे पिटीशन मंगवाई है। इन्होंने स्कैन करके मुझे 2 दिन पहले ही भेजी है, तो मैं उसको स्टडी कर रहा था। तो जो मैं आपको बताऊं उस पिटीशन के बारे में, तो वो पिटीशन 6800 सूची आने के बाद, यानी कि 5 जनवरी के बाद वो पिटीशन हाईकोर्ट में डाली गई है। और वो पिटीशन मिस्टर अमरेंद्रनाथ त्रिपाठी जो सीनियर लॉयर हैं उनके द्वारा फाइल की गई है। वो एक अच्छे लॉयर हैं, उनकी पिटीशन में हमेशा दम होता है, और उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उस पिटीशन को डाला गया है। उस पिटीशन में एक ऑर्डर का जिक्र किया गया है जो एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, प्रदीप कुमार करके है, वर्सेस एनसीटी दिल्ली का ऑर्डर है वो। उसमें कहा गया है कि उसमें कुछ अभ्यर्थी थे जो ओबीसी के, जिनको टेट में, मतलब टेट में वो लोग पास हुए थे ओबीसी कैटेगरी में, उनको जनरल में जाने के लिए रोका गया था कि आप जनरल में नहीं जा सकते। उसको बेस बनाते हुए यहाँ पर केस डाला गया है। एक ऑर्डर है उनके फेवर का है वो। लेकिन मैं आपको बता दूँ उस ऑर्डर के अंदर ये है, जो वो भर्ती हुई थी उसमें टेट के नंबर जोड़े गए थे। उसमें कुछ ऐसा था कि जो 60% टेट में नंबर लेके आ रहा है उसको इतना वेटेज दिया जाएगा, ओबीसी वाले को अगर 65% लेके आ रहा है तो ये वेटेज दिया जाएगा। उसके बेसिस पे वो भर्ती की गई थी। तो उसमें ये कहा गया है कि आप यहाँ पे क्योंकि वहाँ पे उसके नंबर जोड़े जा रहे थे इसलिए उनको रोका गया था। लेकिन हमारे केस में अगर हम बात करें तो टेट का कोई मायने है नहीं, टेट का कहीं कोई कैलकुलेशन नहीं होता है। सुपर टेट का कैलकुलेशन होता है, लेकिन सुपर टेट में सभी के लिए इक्वल मार्क्स ऐड किए गए हैं। 60% जितना भी आप लेके आओगे उसका 60% ऐड किया गया है, चाहे वो जनरल का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, पीएच हो या फिर चाहे एससी का हो, एसटी का हो, सभी के लिए 60% मार्क्स ऐड किए हैं। तो वहाँ पे किसी तरह का कोई भी वेटेज ओबीसी एससी को नहीं दिया गया है और ना ही किसी पीएच को दिया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो हमारी भर्ती स्टार्ट होती है वो सुपर टेट से स्टार्ट नहीं होती है। हमारी भर्ती स्टार्ट होती है 16 मई 2020 का जो प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन का जो लेटर आया था, जीओ वहाँ से स्टार्ट हुआ था। उसमें लिखा गया था 16 मई 2020 को कि मुझे ये कहने का निर्देश मिला है कि उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती करने के निर्देश यहाँ से पारित किए जाते हैं, जो कि नियमावली 1981, 2017 और जो भी संशोधन उसमें हुए हैं अब तक, उन सबको ध्यान में रखते हुए यहाँ से भर्ती को स्टार्ट किया जाता है। उसमें क्लियर कट है, मतलब भर्ती आपकी उस दिन से स्टार्ट होती है। हालांकि ये सब बहस के मुद्दे हैं, हम सब कोर्ट में लगाएंगे। हमारे पास 2-3 और अपने फेवर के ऑर्डर हैं जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, जिनको हम लगाने वाले हैं। मैं उनका जिक्र अभी यहाँ पे नहीं कर सकता, कुछ रीजंस हैं, आप समझ सकते हो। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमें हाई कोर्ट में मदद दिलाएंगी। और जो मुद्दा है मोहिनी तिवारी का, वो एक डेट का मुद्दा है। अगर बहस हो गई तो एक दिन में ख़त्म हो जाएगा, या फिर देखते हैं वो पिटीशन का आप उद्देश्य समझिए। उस पिटीशन का उद्देश्य और कुछ नहीं है। उस पिटीशन का उद्देश्य सिर्फ ये है कि वो लोग बाहर ना निकाले जाएं। अगर निकाले जाते हैं तो जितना लंबा हाईकोर्ट में इस मैटर को खींचते हैं उतना वो लोग मजबूत होते रहेंगे, फिर निकालने की नौबत नहीं आएगी। वो सिर्फ केस को लंबा खींचने के पर्पज से डाली गई। और हमारे ही बीच के कुछ साथी इस चीज़ को बढ़ावा भी दे रहे हैं कि केस लंबा खींचा जाए, मतलब वो लोग मजबूत हों। तय आपको, मुझे, जिसको जल्दी नौकरी की ज़रूरत है, आयोग टीम को या फिर जितने भी लोग हैं, सबको तय करना पड़ेगा कि हम केस को लंबा खींचना चाहते हैं
या फिर हम केस को जल्दी तय करवाना चाहते हैं। अभी मैं एक कल मुझे किसी ने शेयर किया था एक वीडियो, उसमें हमारे साथ के साथी वकीलों से बात कर रहे थे, तो उन वकीलों का कहना था कि आप जो 13 अक्टूबर की डेट है इसको खिंचवा कर नवंबर में लगवाइए। अगर नवंबर में डेट लगेगी तो आपका मैटर खिंचेगा, आप इस चीज़ को भी समझिए। और हमारी कोशिश ये है कि अक्टूबर में हम केस को ख़त्म करें। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़े हैं। अब मैं एक और इंश्योर कर दूं, आप सभी लोगों ने हम लोगों से बहुत बार ये बोला कि भैया आप लोगों ने वीडियो देखे, बहुत मीठे मीठे वीडियो देखे, और उनके बेसिस पे आप लोग हम लोगों को फोर्स करते रहे कि भैया वो लोग आपको साथ लेके चलना चाहते हैं, आप साथ क्यों नहीं लड़ना चाहते, साथ आइए साथ आइए। देखिए साथ आने में हमने हर बार बोला, हमें कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन आप इस चीज़ को समझिए कि साथ आप किसके साथ जाना चाहते हो। आप किसके साथ जाना चाहते हो? उन लोगों के साथ जाना चाहते हो जो कभी नहीं चाहते कि आपकी भर्ती जल्दी ख़त्म, ये केस जल्दी ख़त्म हो। आप उनका उद्देश्य क्या है, आप इस चीज़ को समझिए। जैसे कि आप नौकरी करते हो कहीं पे, उससे आपको पैसा मिलता है, या कहीं पे कोई भी काम करते हैं आपको उससे पैसा मिलता है, आप अपना घर चलाते हैं उससे, ठीक है। अगर वो नौकरी ख़त्म हो जाए या फिर वो पैसा वहाँ से आना बंद हो जाए तो आपका घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये काम करना, केस लड़ना, एक तरीके से नौकरी है, इनकम का सोर्स है। अगर ये ख़त्म हो जाएगा, केस आपका जल्दी ख़त्म हो जाएगा, तो इनकम सोर्स ख़त्म हो जाएगा, नौकरी ख़त्म हो जाएगी। तो इस चीज़ को आप सभी को समझना पड़ेगा। मैं पहले दिन से मैं आज से नहीं हूँ। इस केस में बीज बोने वाली, इस केस का, आरक्षण केस का बीज बोने वाली आयोग टीम है, आयोग से रिपोर्ट लाने वाली आयोग टीम है। उसके बाद कुछ लोग बीच में आ गए, रिपोर्ट आने के बाद कुछ लोग आए, आप समझिए धरने पे बैठे कुछ लोग बीच में आए जो नए पैदा हुए थे। उन लोगों ने, क्योंकि वो लखनऊ में बैठे वहाँ पे, इसके बेसिस पर मैं घर छोड़ के बैठा हूँ, मैं पानी में, धूप में, बरसात में ये बैठा हूँ, मतलब बहुत इमोशनल जितना कर सकते थे किया। पैसा भी लिया लोगों से, क्योंकि वो इनकम का सोर्स है। और हम लोग, जो भी लोग थे, वो लोग भावनाओं में बहते चले गए। नतीजा आपके सामने है। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, मोहिनी तिवारी का जो मैटर है एक सेंसिटिव मैटर है, उस पर बहस की ज़रूरत है। एक ऑर्डर उनके फेवर का है, लेकिन वो चलेगा नहीं हमारे केस में, क्योंकि हमारा मैटर बिल्कुल अलग है उस केस में। हमारे अपने फेवर के 3-4 ऑर्डर हैं हमारे पास, वो भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। उसके बेसिस पे हम लोग आगे की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा बहस का मुद्दा, उसको ख़त्म कराने के लिए बहस लगेगी। एक लग जाए, 2 लग जाए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, देखिए आप अगर आप पढ़ेंगे जो सचिव का, विशेष सचिव का जो लेटर जीओ भर्ती स्टार्ट करने के लिए जारी हुआ था 16 मई 2020 का, स्पष्ट रूप से एकदम क्लियर है। और 2-3 मैं ऑर्डरों के नाम नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि वो मुझे कोर्ट में लगाने हैं, इसलिए मैं नहीं ले सकता हूँ उनके नाम, क्योंकि पहले से पता चले कि कोई लेके बैठा हुआ है उस तरह की चीज़ों को। मतलब अपने साथ के नहीं, मतलब जो अपने विरोधी लोग हैं वो लोग लेके बैठे हुए हैं, तो वो सब जिक्र करना ठीक नहीं है। लेकिन हमारे पास ऐसे हैं। देखिए इलाहाबाद का ऑर्डर क्या है, देखिए इलाहाबाद का ऑर्डर ऐसा एक भी शब्द नहीं है जो आपके फेवर में हुआ है, जिसमें बिल्कुल 6800 को लंबा खींचने के लिए एक बेहतरीन तरीका है वो। हालांकि मैं आपको ये इंश्योर कर दे रहा हूँ कि इलाहाबाद से कुछ होने वाला नहीं है इस केस में, जो भी होना है लखनऊ से होना है। लेकिन एक केस को लंबा खींचने के लिए एक बहुत बेहतरीन तरीके से सोची समझी एक चाल थी। अगर आपको केस करना था तो थोड़ा एक मजबूत याचिका डालनी चाहिए थी। मजबूत याचिका से मेरा संबंध यहाँ पर ये है कि आपको अपने लीगलिटी रखनी चाहिए। आपने सिर्फ वहाँ पे ये बोला कि 6800 को नौकरी दो, 2 साल से भटक रहे हैं, हमने प्रत्यावेदन दिए SCRT पे, उसका कोई जवाब नहीं मिला। ये सब कोर्ट में बोली जाती हैं, क्या बात है? ये सब कोर्ट में बोलने वाली बातें नहीं होती हैं। आपको लीगली वहाँ पे बोलना चाहिए था कि ये हमारा ये सरकार ने माना है, ये इनको 69,000 के अंदर होना चाहिए था, जो भी इनके 69,000 की सीटों को लगे बैठे उनको बाहर होना चाहिए था, या उनका वेतन रुकना चाहिए, या व्हाटएवर आपको जो समझ में आता है, इस तरह की पिटीशंस होनी चाहिए थी आपकी। लेकिन ऐसा नहीं है वहाँ पर। अभी फ़िलहाल उसको जनरल में कनेक्ट कर दिया गया है। वो लंबी सुनवाई में हम कोशिश यही करते हैं कि वो पिटीशंस जितनी भी हैं वहाँ पर, उनमें 2-3 4 महीने की डेट लगती रहे, उनमें सुनवाई ना हो। अपना वकील भेज के हम कोशिश यही करते हैं हमेशा। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है, क्योंकि वहाँ पे देखिए, वहाँ पे पैसा बर्बाद करना है, इलाहाबाद से होना कुछ नहीं है।
वहाँ पे हर बार डेट पे आप वकील भेजिए, पैसा बर्बाद कीजिए, आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे पास उतना लिमिटेड पैसा है और लिमिटेड पैसे में हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि लिमिटेड संसाधनों के अंदर केस को जल्दी से जल्दी निपटा लें। हम लोग डिवीज़न बेंच भी इसीलिए गए थे, लेकिन कुछ लोगों को समझ में नहीं आया था, अब शायद समझ में आ रहा होगा कि डिवीज़न बेंच जाने का क्या मतलब था। तो कहने का मतलब ये है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लिमिटेड संसाधनों में मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की थी कि देखिए हमें अगर संदीप, देखिए यहाँ पे ये भी समझना पड़ेगा, हम लोग संदीप दीक्षित जी के पास बहुत शुरू में गए थे। उस टाइम पे उनका भी इंटेंशन ये था कि जल्दी केस खत्म, 1-2 डेट का मैटर उन्हें भी लग रहा था, 2-3 मैटर डेट का। लेकिन 2-3 डेट खत्म होने के बाद कुछ लोग अपने ही साथ के गए और उनको ये बोला कि सर आप पैसे की टेंशन मत लीजिए। जहाँ हम लोग बोलते थे कि हमारे पास पैसा नहीं है, वहाँ पे लोगों ने जाके बोला कि सर आप पैसे की टेंशन मत लीजिए। तो उनको भी दिख गया कि पैसा है, चलाते हैं, 1-2 डेट और चल जाए। तो ये इंटेंशन आता है जनरली किसी भी वकील के माइंड में आएगा, लेकिन देखिए ऐसा तरीका नहीं होता है। हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि हमारा केस जल्दी से जल्दी, अब तो हमारे पास जनरली पैसा नहीं है। आप बताइए कितना पैसा है हमारे पास? 2,30,000 रुपये पैसा है, उसमें आप 2 डेट सुनवाई नहीं करवा सकते हैं। बताइए कैसे केस लड़ाया जाएगा? कहाँ से लाएंगे पैसा? कहाँ है बहुत पैसा आपके पास? आपके पास बहुत पैसा है तो 4-6 लाख रुपए हमें दे दीजिए, हम प्रोवाइड कर सकें उनको। अगर आपका केस लड़ने का ही इंटेंशन है, केस जीतने का इंटेंशन है, तो आप दीजिए पैसा। लेकिन ऐसा है नहीं है आपका, मुझे पता है। अभी मैं देख रहा था कि कल 1-2 बहनों को लेकर 2-4 चीज़ें चल रही थी कल, कि किसी ने एक पोस्ट आया था कि आयोग टीम के मेंबरों ने, देखिए पहली बात तो मैं बता दूं, आयोग टीम के मेंबरों के पास उतना समय नहीं है कि अपनी आईडी के अलावा किसी और की आईडी को चलाएं। फर्जी आईडियों का चलन कहाँ से शुरू हुआ है वो भी आप सभी को पता है, कहाँ फर्जी आईडियाँ बनती थी, है ना। तो ये कल का पोस्ट भी आयोग टीम के किसी भी मेंबर का नहीं है, इस बात को मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। और ये पोस्ट भी कल का उन्हीं के लोगों के द्वारा किया गया पोस्ट था, भड़काने के लिए, मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए, जिससे कि सहयोग ना आए। सहयोग नहीं आएगा तो ये मैटर लंबा चलता जाएगा। इससे पहले सुमन जी को और अनु जी को बहुत उल्टा सीधा कहा गया, तब आपके अंदर इंसानियत नहीं थी, वो बहनें नहीं हैं, आपने कुछ नहीं बोला। अभी ये चीज़ें कैसे निकल के आई जब सहयोग मांगा जा रहा है? आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। अरे मैं तो कह रहा हूँ, आपको किसी ने कोई गलत पोस्ट किया है, मैं तैयार हूँ, आप FIR करो कि FIR, किसने रोका आपको? मैं सहयोग ना करूँ उसमें तब बात करना, करो FIR। लेकिन ये सब चीज़ें इस टाइम पे करना बहुत गलत है। आप इस तरह के पोस्ट करेंगे, मेरे पास रीना जी का मैसेज आया कि भैया ये आपके ग्रुप में, मैंने उस आईडी को तुरंत ब्लॉक किया, तुरंत उस पोस्ट को डिलीट किया, तुरंत के तुरंत। अगर आपके अंदर इतना था तो आप, मैं मैसेज तक नहीं पढ़ सकता हूँ, मेरे पास स्क्रीनशॉट भेजे थे कि कैसे कैसे मैसेज किए गए। शर्म नहीं आती है? मतलब जहाँ पे हमें केस को लड़ना है, केस हमारा निर्णायक मोड पे है, आपको ये सब सूझ रहा है। मैं देखिए नेताजी की का स्वर्गवास हो गया है, इसलिए मैं ज़्यादा सहयोग पर ज़्यादा जोर नहीं दिया हूँ आज, क्योंकि नेताजी के स्वर्गवास से सभी लोग आहत हैं और ना ही मैं उतनी ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात कर रहा हूँ। इसीलिए नेताजी एक हमारे, देखिए नेताजी ने ही उत्तर प्रदेश के युवाओं को सिखाया कि पढ़ाई क्या होती है। नेताजी के पहले उत्तर प्रदेश के युवा 33% लाने के लिए मरे जाते थे, 33% नहीं ला पाते थे। नेताजी ने प्रदेश के युवाओं को आगे बढ़ना सिखाया, उनको नंबर लाना सिखाया, एजुकेशन क्या होती है उन्होंने सिखाया। एजुकेशन के मामले में उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने वाले नेताजी हैं और उसी की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम सब लोग ये प्रेयर करें कि जो भी एजुकेशन, जो भी आप टीचर बनने जा रहे हैं, उस एजुकेशन को आगे बढ़ाएं। सभी लोग दुखी हैं आज उनके स्वर्गवास पे और ये विषय भी ऐसा ही है, तो इसलिए। लेकिन उसके परे अगर हम बात करें तो हमारा केस भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एकदम निर्णायक मोड पे चल रहा है, तो हमें इधर भी ध्यान देना ही पड़ेगा। हम लोगों को कोशिश करनी है कि संदीप दीक्षित, मैंने आपको बताया था कि देखिए उस टाइम पर उन्होंने जो पैसा बताया था, उस पैसे के बेस पे मैंने आपको अमाउंट बताया।
अगर हम उतना कर ले जाते हैं तो हम उनको हायर कर लेंगे, हम उनको उठा के दे देंगे, ये पैसा है हमारे पास। अब आप एक डेट में केस ख़त्म करा लो, चाहे 2 डेट में ख़त्म करा लो, हम नहीं चाहते तीसरा डेट भी आगे केस जाए, लेकिन इसको ख़त्म करा दो यहीं का यहीं। आप ये पूरा पैसा रखो, क्योंकि ये बोल दिया गया कि पैसा बहुत है हमारे पास। कहाँ है पैसा हमारे पास, बताओ। आप सब लोग देख रहे हैं कितना पैसा आ रहा है हमारे पास। तो देखिए अभी कुछ नहीं हुआ है, हमारे पास 1 दिन का टाइम है। 2,30,000 या 2,40,000 पैसे आया है इतना अभी तक। इस अमाउंट को बढ़ाकर इतना कर दीजिए कि फुल पेड हम लोग कर सकें, शर्मिंदगी ना महसूस करनी पड़े और केस को जल्दी से जल्दी निपटवा लें। अगर केस निपट जाएगा जल्दी तो आपका, सभी का, मेरा, IIT में लड़ रहे सभी साथियों का और जितने भी साथियों को नौकरी की ज़रूरत है सबका भला हो जाएगा। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो ये फिर से हमारी बदकिस्मती होगी। जो डेट मई में ही ख़त्म हो जाना चाहिए था वो आज अक्टूबर में चल रहा है और वो यही सब कारण है। अगर सब लोग चाहते हैं कि अक्टूबर से भी ये अगले जनवरी तक या फरवरी तक जाए तो फिर यही रवैया रखिए भैया, क्या कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे मजबूर हूँ मैं भी। देखिए आयोग में उतना पैसा खर्चा नहीं करना पड़ा हमें, 3 लाख 4 लाख रुपए में काम हो गया था। तो हम लोगों ने वहाँ पे एक टीम बनाई थी और आपस में ही सहयोग करके वहाँ से जहाँ पे हमें उतने पैसे की ज़रूरत थी हमने किया। यहाँ पे बहुत पैसे की ज़रूरत है, इतना हम लोग वियर नहीं कर सकते। अगर वियर कर सकते तो हम कर लेते। यहाँ पे सभी साथियों की ज़रूरत है, सभी को एक साथ खड़े होने की आवश्यकता है, सभी को करना ही पड़ेगा। नहीं तो इलाहाबाद में जो आज हुआ है ये घटित लखनऊ में किस दिन होगा आपको पता भी नहीं चलेगा। वैसे भी आपने देखी होगी सप्लीमेंट्री डाली गई थी कि हमें 6800 नहीं चाहिए। तो ये लखनऊ में किस दिन घटित होगा आपको पता भी नहीं चलेगा और आप नौकरी के लिए कैसे खड़े रहेंगे कि फिर आपको लगेगा कि हाँ हमारी नौकरी अब कौन बचाएगा। बहुत देर हो चुकी होगी, अभी समय है, सब लोग खड़े हो जाओ, ताल से ताल मिलाकर चलो, कंधे से कंधा मिलाकर चलो और सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं, जिससे कि हम जल्दी से जल्दी, मेरी कोशिश ये है कि अक्टूबर में हम लोग केस ख़त्म करा सकें कैसे भी। अगर ईश्वर साथ नहीं हुआ तो अलग चीज़ है, लेकिन उम्मीद यही है कि जल्दी ख़त्म हो जाए हमारा केस। तो सभी लोग इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ें और जो बातें बोली जा रही हैं टीम के द्वारा आप सभी लोग उस पर अमल करें। अभी मैं देख रहा था, कल मैंने एक BC रखी थी, उस BC में 2-3 साथी जुड़े थे। तो उनका ये कहना था कि हमें विजय भाई और अमरिंदर भाई की तरफ से ये बोला गया है कि 13 तारीख को हम संदीप दीक्षित को अपीयर कराएंगे। और साथ में दूसरा शब्द उन्होंने ये भी बोला कि उन्होंने ये कहा है कि जो डिप्टी CM हैं उन्होंने संदीप दीक्षित जी को फ़ोन करके धमकाया है कि आप इस केस में लचर पैरवी कीजिए। क्या मतलब लॉजिक वाली बात है, आप खुद सोचिए। किसी डिप्टी CM की इतनी हिम्मत होगी कि किसी वकील को ये बोल देगा। आंसर की में क्यों नहीं बोल दिया कि लेक्चर पैरवी कीजिए, वो भी तो गवर्नमेंट के खिलाफ था। लोगों को बरगलाने के ये किसके, अच्छा मतलब डिप्टी CM ने पहले संदीप दीक्षित को फोन किया, इसका मतलब फिर संदीप दीक्षित ने इनको फोन करके बताया या फिर डिप्टी CM ने फोन करके बताया, किसी ने तो बताया होगा। या फिर हो सकता है PA यही लग रहे होंगे उनके, तो इन्हीं के द्वारा कॉल डायल करवाया गया होगा। क्या मतलब लॉजिक बातें उतनी करनी चाहिए जिसमें कोई लॉजिक हो। मैं मान सकता हूँ कि उनके पास लॉजिक नहीं है तो वो इस तरह की बातें करेंगे, लेकिन यहाँ पे लॉजिक की बातें होंगी। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप पढ़े लिखे वाला दिमाग यूज कीजिए और नौकरी के लिए आप कितने सजग हैं इसको दिखाइए। नौकरी की भूख कितनी है आपके अंदर वो दिखाइए, है ना। बाकी जो भी बाकी की पिटिशन्स हैं, जैसे कि जनरल वालों की पिटिशन के अलावा महेंद्रपाल सक्सीड हो चुकी है, उसमें कुछ नहीं होना है। उसके बाद जो दूसरी भारती पटेल वाली पिटिशन है, भारती पटेल पिटिशन खुद में तो ख़त्म है, लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि 69,000 के एक्सेस में आप भर्ती नहीं कर सकते हैं। तो 6800 का जो लिस्ट आई है वो 69,000 का पहली लिस्ट का पार्ट है, तो इस बेसिस पे वो भी ख़त्म हो गया। बचती है तो जो बहस का मुद्दा भी मैंने इतना समझाया, जो NCT ऑफ दिल्ली का एक ऑर्डर है जो उन्होंने लगाया, प्रदीप कुमार करके है शायद कोई, प्रदीप कुमार वर्सेस NCT दिल्ली का ऑर्डर है, उसको बेस बना के उन्होंने फाइल किया है इसको, मोहिनी तिवारी को। उस पर हमारे एविडेंसेस प्रॉपर हैं, एक बहस का या 2 बहस का मुद्दा है मैक्सिमम। वो हो सकता है कि पहली बहस में ही ख़त्म हो जाए, कोशिश हमारी यही रहेगी।
लेकिन कितना हम लोग कर पाते हैं या फिर कितना सभी लोगों का किस्मत भी होता है कुछ किसी दिन। देखिए 26 तारीख को जज साहब का क्या मूड था और 28 तारीख को एकदम क्या मूड हो गया था। तो डिपेंड करता है कभी कभी सिचुएशन, जो कुछ सिचुएशंस जो होती है तो अपने अंडर में नहीं होती। अपने अंडर में क्या होता है कि आपके लीगल एविडेंसेस कितने मजबूत हैं, आप कितनी मजबूती से लीगली कोर्ट में अपनी बात को रख पाते हैं, और वो काम सारा का सारा अपना वकील करता है। तो वो वकील कितने मजबूती से आपका कोर्ट में पहुंचता है, वो सब चीज़ें हम लोगों को इंश्योर करनी होती हैं। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सभी साथियों से अपील करूंगा कि आपके पास मोहिनी तिवारी का काउंटर के बारे में क्या होगा, कहीं फिर डेट ना मिल जाए। देखिए अभी तक मोहिनी तिवारी के जो मेरी गवर्नमेंट के अधिकारियों से बात हुई है, मोहिनी तिवारी की जो रिट थी वो संजय भसीन के यहाँ पे थी, उन्होंने पढ़ी है, काउंटर भी तैयार हो रहा है। जहाँ तक अभी तक अपडेट है, अभी कोई फाइलिंग नहीं हुई है, लेकिन अब वो उसी दिन फाइल करेंगे या कैसे फाइल करेंगे वो देखने वाला विषय होगा। ठीक है, और मैं इसी के साथ आप लोगों के ज्योति शर्मा, अमरेंद्र विजय प्लीज़ पैसे दे दें, हम 6800। देखिए आप लोग ये इस तरह की रिक्वेस्ट कर सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि वो लोग पैसे देंगे, क्योंकि यहाँ से अगर नहीं देंगे तो इससे ज़्यादा बुरा हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। जो उन्होंने पैसे दिए थे वो एकदम सही जगह यूटिलाइज किए गए। मैंने हिसाब भी बना के भेज दिया है उनका, पैसे दिए थे उनका। 1 रुपये भी अगर किसी को इधर उधर लगता है मुझे कांटेक्ट करें कभी भी। ठीक है, सामने वाला व्यक्ति पूरी तरीके से राजनीतिक हो चुका है, उसकी हर बात चालबाजी होगी। अब डिप्टी सीएम के पास कोई काम नहीं बची। यही तो मैं वही बोल रहा हूँ, लॉजिक वाली बात होनी चाहिए। बताइए मतलब क्या मैं बोलूँ, मैं इन सब चीज़ों के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ, आप लोग खुद जवाब देना इन सब चीज़ों पर। संदीप दीक्षित को लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करके भस्मासुर बोल रहे हैं, बताइए उनके पर्सनल नंबर पे आप लोग, मतलब ये देखिए कौन लोग मैसेज कर रहे हैं इस तरह के। इन चीज़ों को आप समझिए, मतलब हद होती है। आप उसको इतना पॉलिटिकली मुद्दा बना देंगे, ये किसी ने नहीं सोचा। आपका मुद्दा पॉलिटिकली मुद्दा न बनाने की बजाय लीगली मुद्दा रखिए इसको, तो हम लोग जल्दी से जल्दी जीत सकते हैं। जीतेंगे तो हम फिर भी, आप चाहे कितना भी पॉलिटिकली कर लिए, लेकिन उसमें डिले होगा। डिले से रोकने के लिए हम लोगों को सबको एक साथ आना पड़ेगा, और आइए कंधे से कंधा मिलाकर चलिए, लड़िए, लेकिन लीगली जो भी चीज़ें हैं अब हम अपने हाथ में रखेंगे। अब हम जितना भी हमारे हाथ में हो सकता है हम वो रखेंगे, क्योंकि हम अब भरोसा नहीं कर सकते। ना ही कोई 5 सितंबर आने वाली, ना ही किसी मुख्यमंत्री से की टेबल पर फाइल हो सकती है, और ना ही कोई इलाहाबाद से आपके लिए ऑर्डर आ सकता है, जो सिचुएशंस बन रही हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप सभी लोग काम करेंगे, ऐसी उम्मीद है। और मैं अभी और भी सभी के कमेंट ले रहा हूँ, आप लोग कमेंट लिख दीजिए जिससे कि मैं आपके आंसर दे सकूँ। आंसर सी के कुछ हो सकता है, गुलाब चंद शर्मा जी बोल रहे हैं। देखिए भैया, आंसर की से 14 तारीख को डेट लगी हुई है, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो डिवीजन बेंच का ऑर्डर था, अगस्त का जो ऑर्डर था, उसी ऑर्डर को सही माना जा रहा है। तो उसमें हो सकता है कि जो 1000-1200 सीटें इनके पास खाली हों तो उसमें एडजस्ट कर दे, या फिर सुपर न्यूमेरिक भी क्रिएट की जा सकती हैं। अदरवाइज हो सकता है कि वो बोल दें कि लिस्ट को क्वेस्ट करके दोबारा से रिजल्ट बनाओ, फिर दोबारा से भर्ती करो। ये 3 संभावित ऑर्डर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है इनमें से। क्वेस्ट करना बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, तो उसके चांसेस 5% के बराबर है। बाकी की दो जो हैं उनके चांसेस ज़्यादा हैं, क्या निकल के आता है वो सबके सामने होगा। भाई क्या जज साहब फैसला करेंगे या फिर डेट देंगे? देखिए भैया, मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन हम अपनी कितनी मजबूती से बात को उनके सामने रख पाते हैं, इस बात को हम लोग इंश्योर कर सकते हैं। जज साहब के कलम कोई नहीं पकड़ सकता है, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि वो ऑर्डर लिखें। हम बहुत हो चुका है, 2-2.5 साल से हम लोग झेल रहे हैं चीज़ों को। मिराज आलम जी लिख रहे हैं कि संदीप दीक्षित का फुल पेड अमाउंट कितना है? देखिए मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पहले भी लाइव में बताया है कि संदीप दीक्षित जी से हमारी जो पहले बात हुई थी, उन्होंने 11 डेट का पैसा मांगा था। 11 डेट का पैसा 1.5 लाख के हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए, 16.5 लाख रुपये बनता है। उनमें से उन्होंने बोल दिया था कि आपने जो पैसा दिया है वो माइनस कर लेना, इसका मतलब 5.5 लाख रुपये हम दे चुके हैं, वो माइनस हो सकता है, बाकी पैसा उनको देना पड़ेगा। ठीक है।
एक कमिटमेंट कर दीजिए, आयोग टीम कभी पीछे नहीं हटेगी। देखिए भैया, मैं आपको ये इंश्योर करता हूँ कि आयोग टीम पहले भी पीछे कभी नहीं हटी थी। आप लोगों की कॉल मैसेजेस की वजह से कि आप एक हो जाओ, इको गार्डन में गए तो वहाँ एक हो जाओ, एक इसके अलावा और कुछ लोगों के वहाँ पे लड़कियाँ थी, कुछ मैरिड लड़कियाँ जो सिस्टर्स हैं मेरी, वो पैर पकड़ने लगी थी मेरे। बताइए मैं क्या करूँ कि भैया एक हो जाए। और वहाँ पे 80% लोग उस टाइम पे यही बात बोल रहे थे, तो मैं भी क्या कर सकता था। लेकिन ये मैं इंश्योर कर रहा हूँ कि अब किसी भी कीमत पर, ना ही आप कभी फोर्स करेंगे इस चीज़ के लिए, आप भी इंश्योर कीजिए सभी लोग। और आयोग टीम कभी भी किसी भी हालत में पीछे कभी नहीं जाने वाली, ये मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ। किसी भी कीमत पर, अब चाहे लड़ना पड़े, चाहे तलवार चलानी पड़े, चाहे गोली चलानी पड़े, जिसको जो करना हो करे। अगर जूता चलाना पड़ेगा चलाएंगे, लेकिन अगर नौकरी के बीच में आएगा कोई तो वो भी करेंगे। हमारे पास भी अब कमी नहीं है किसी चीज़ की। मैं आपको ये इंश्योर करता हूँ पूरे तरीके से। ठीक है, इसी के साथ फिर मैं लाइव को ख़त्म करता हूँ। सभी लोग सहयोग करें भाई, सभी लोग। अभी इस तरह कमेंट आ रहे हैं, 13 को फिनिश करवाओ, अमित कुमार जी लिख रहे हैं। भैया देखिए, कोशिश हमारी यही है, लेकिन अभी गवर्नमेंट के काउंटर के ऊपर डिपेंड करता है 13 को क्या होगा। गवर्नमेंट का काउंटर 13 तारीख को आना है। ठीक है, आज अंधभक्ति बहुत मैसेज पूरा नहीं पढ़ पाया मेरा। 6800 क्लियर होगी कि नहीं? 100% सही बताना भाई, नहीं तो इसका पीछे छोड़। देखिए 100% मैं आपको बता रहा हूँ इरशाद जी, 6800 होगी। लेकिन इस तरह के अराजक तत्व कितना और खींच लेते हैं वो देखने वाला विषय है। लेकिन हमारी तरफ से कोशिश यही है कि अभी दीपावली सभी की अच्छी बने। हम यही आर्गूमेंट करवाएंगे, इसी तरीके के आर्गूमेंट करवाएंगे। ठीक है, 6800 जनरल वाले निकाले गए तो वो स्टे ले लेंगे, फिर क्या होगा? देखिए, हम इस तरह की कोई बहस नहीं करवाने वाले। ये जज साहब को खुद डिसाइड करना है, हमें अपनी बहस करनी होती है कि हम कितने लीगली सही हैं। वो निकालने हैं, रखने हैं, वो उनका प्रॉब्लम है। क्या करना है क्या नहीं करना आप सोचिए उसको। हम लीगली हैं, हमें रखिए, बात खत्म। हम लोग यही पॉइंट रखते हैं। हम ना किसी को निकालने के पक्ष में है, ना कुछ नहीं है। आपको निकालना है निकालिए, रखना है रखिए। लीगली जो सही है वो रखा जाएगा, बात। अगर नहीं निकाले आप लिस्ट को पास कीजिए, नहीं बनाने की दीजिए, नहीं बनाने के बाद 6800 आई, 6800 फिर भी अंदर होंगे। लीगली हम लोग पूरी तरीके से वैलिड है। तो उनका क्या होगा क्या नहीं होगा वो सब सोचने का विषय नहीं। अंधभक्ति बहुत फल रही है 6800 को। देखिए वो आप समझ सकते हैं। देखिए मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा, मैं आपको हकीकत बता दूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई कंट्रोवर्सी नई पैदा हो। बहुत कंट्रोवर्सी पैदा कर करके हम लोग ये सब झेल रहे हैं। तो मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कोई कंट्रोवर्सी ना पैदा करे। सभी को समझ में आ गया है केस कहाँ पर है और कौन कैसे क्या लड़ सकता है, उस सभी चीज़ों पर फोकस करें। नौकरी कैसे मिलेगी, इस सब चीज़ों पर सभी लोग फोकस करें। ठीक है, इसी के साथ मैं अपने लाइव को ख़त्म कर रहा हूँ। बाकी सभी लोगों के कमेंट आना बंद हो रहा है। ठीक है, थैंक्स भाई अमित कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।